ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ना, मतलब कि वेक्टर के कितने टाइप होते हैं वो आपको सिखाना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, पहला नंबर जो होता है, सबसे जो पहला इसका नंबर आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर एक बहुत ही जरूरी वेक्टर होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन आप बोलोगे ये तो जीरो पढ़ा रहे हो, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? जीरो वेक्टर अभी आपको दिखेगा इसमें। देखिए जीरो वेक्टर पहला नंबर, जीरो वेक्टर क्या होते हैं? देखिए जीरो वेक्टर क्या होते हैं। जीरो वेक्टर का मीनिंग क्या होता है कि हमारे पास वेक्टर तो है, लेकिन उसके पास मैग्नीट्यूड नहीं होता है। मैग्नीट्यूड कहाँ से आता है? लेंथ से आता है। तो अगर मैं आपको ये दिखा दूं कि मान लीजिए जैसे आपको पढ़ाया गया था, ये कोई वेक्टर था, ये था आपका सपोज 10 न्यूटन, है ना? तो ये कितना होगा? ये हम बोलेंगे इसका आधा होगा। तो आपको मैंने ये बताया नहीं कि ये कितना है, बस ये बोल दिया कि इसका हाफ लेंथ ये। कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके पहले क्लास में, तो मैंने आपको साफ साफ बोला था कि भाई किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके एरो की लेंथ से डिसाइड होता है। ठीक है, आपका कितना बड़ा एरो है, अगर एरो बहुत बड़ा होगा तो वैल्यू बड़ी होगी, एरो छोटा होगा तो वैल्यू भी क्या अपने आप कम हो जाएगी। इसी से हम पहचानते भी हैं, ठीक है, कि भाई एरो बड़ा हो रहा है इसका मतलब वैल्यू बड़ी होती जा रही है। एरो की लेंथ छोटी होती आ रही है, इसका मतलब उसकी वैल्यू भी कम होती आ रही है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में ये छोटा है तो उसका मतलब मैं साफ साफ जानता हूँ कि ये 10 न्यूटन नहीं है, बल्कि 10 से कम, ये भी जानता हूँ। अब कितना कम है वो साफ साफ बोलो, इसका भी आधा है। अगर आधा है तो ये आपका 5 होगा। आपको समझ में आ गया ये बात? इज दैट क्लियर? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब उसकी जो वैल्यू आएगी, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 100 है, 50 है, वो डिसाइड होता है उसके वेक्टर की लेंथ के ऊपर। ठीक है, कि एरो कितना बड़ा बना रखता है। सबको समझ में आ गई बात? क्लियर? अब मेरी बात सुनिए आगे। यस। अगर इसको मैं छोटा करूंगा, छोटा करूंगा, छोटा करूंगा, मान लीजिए मैंने आपको ऐसे सिखा दिया है कि भाई ये छोटा इतना बड़ा वेक्टर है, चलो उसको छोटा करते थे, छोटा करा, 10 से क्या हुआ, और छोटा कर दिया। आपने कहा ये तो आपने आधे से भी कम कर दिया, चलो और कम कर देते हैं, और कम कर देते हैं, इतना कम करते हैं कि पूरा गैप ही कर देते हैं। अगर मैंने पूरा गैप ही कर दिया तो आपने बोला यार तुमने तो लेंथ गैप कर दी। तो अगर लेंथ गैप कर दी इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी गैप हो गई। नाउ व्हाट इज लेंथ? जीरो। तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड? जीरो। तो एक ऐसा वेक्टर ही बन जाता है जिसके पास डायरेक्शन तो होती है, ठीक है, डायरेक्शन भी आप नहीं बोल सकते क्योंकि क्वांटिटी खत्म हो चुका है, और उसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो आ जाती है। अ वेक्टर whose magnitude is zero, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अ वेक्टर whose magnitude is zero and direction is undefined, डायरेक्शन मुझे खुद ही नहीं पता होती कहाँ से आएगी। जैसे मैं आपको ये बोलूं कि भाई अ, देखना ध्यान से, ये यहाँ से आया है, आपको ठीक है दिख रहा है क्योंकि इतना बड़ा मैंने एरो बना रखा है। ये यहाँ से आया है, चलो ये भी दिख रहा है, ये हम यहाँ से आए हैं, आपको दिख रहा है इतना बड़ा, ठीक है, सब समझ में आ रहा है ना ये? अब मैं कहूंगा ये एक पॉइंट है, अब बताओ कि ये पॉइंट जो सी लिखा है, ये ए लिखा है, ये बी लिखा है ना, ये पॉइंट सी कहाँ से आया है? ये पॉइंट सी कहाँ से आया? तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ से जाना है कि यहाँ से जाना है कि यहाँ से जाना है, क्या ऊपर नीचे आना है। इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि जब भी आप कोई पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, हमारा नल वेक्टर ये जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर कोई नल वेक्टर बोलते हैं, आप बोलो नल वेक्टर या आप बोलो जीरो वेक्टर, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो वो एक पॉइंट फॉर्म में होता है, इस तरीके से होता है। तो आप लिखोगे इसकी डेफिनेशन कि अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन इज अनडिफाइंड इज कॉल्ड नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब आता है ये सब, इसका बेनिफिट क्या है, कहाँ पे हम इसको पढ़ाने वाले हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई हमने इसे वॉल के ऊपर, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगा दिया, ठीक है, अब फोर्स कितना लगा दिया? मैंने कहा मैंने लगा दिया 0 न्यूटन। कितना लगा दिया? आप कहो ये आप क्या मजाक कर रहे हो, 0, इसका मतलब कि मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया। अगर मैंने कोई फोर्स लगाया होता तो कुछ तो वैल्यू होती, 2, 4, 5, 10, 15, कुछ तो वैल्यू होती। और मैंने क्या बोला? मैंने लगा दिया फोर्स 0 न्यूटन।
तो इसका मतलब साफ है कि मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सिंगल वेक्टर मतलब कि अकेला वेक्टर कभी भी नल वेक्टर नहीं होता। अकेला वेक्टर चाहे वो कुछ कोई भी हो, कितना भी छोटा हो, जीरो तो नहीं होगा ना, चाहे वो कितना भी छोटा हो, जीरो तो भाई जीरो मतलब खत्म ही हो गया, अब उसमें बचा क्या। तो हम ये लिखेंगे इसमें कि अ सिंगल वेक्टर कैन नेवर बी अ नल वेक्टर, कभी नहीं होता। हाँ ये बात है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स और मोर देन टू वेक्टर, ठीक है, अगर किसी बॉडी के ऊपर मान लो, आप सोच लो कि दो फोर्स लगे, एक हम उसको खींच रहे हैं अपनी तरफ, एक आप भी खींच रहे हो अपनी तरफ, खींचते आ रहे हो, और जितना फोर्स लगाया मैंने उतना लगा दिया है आपने। अगर मेरा फोर्स जितना लगा है उतना ही फोर्स आप भी लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि बॉडी कहाँ जाएगी, आपके पास कि मेरे पास, बताइए। कोई भी यहाँ रखा है, कोई सपोज ये रखा है कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, अब आप क्या करते हो, उसको भाई खींच रहे हो ताकि ये आपको मिल जाए, है ना, इसको बुला रहे हो अपनी तरफ, और हम भी यहाँ से लगे हुए हैं कि नहीं यार ये तो हमको चाहिए, तुम्हें क्यों दे दिया जाए। अब ये ऐसे है, इधर मैं खींच रहा हूँ, मेरा फोर्स लगा हुआ है, तो अगर ये आपका 10 न्यूटन है, ये भी क्या है 10 न्यूटन है, तो बताइए ये बॉक्स किसके पास जाएगा, ए के पास जाएगा या फिर सी के पास जाएगा। सर नोवेयर, वो बी पे ही रहेगा क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। हाँ इधर कैंसिल कर, मतलब जो कहीं नहीं जाएगा, मतलब ये बॉक्स किसी को नहीं मिलने वाला, ना मुझको मिला ना तुमको मिला, कोई नहीं मिला, हम दोनों तो हार गए। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि जितना फोर्स आपका है उतना मेरा है, पर अपोजिट है, इसलिए आपका फोर्स और मेरा फोर्स मिल के जीरो आ गया। मिल के क्या जीरो आ गया, फोर्स मैंने लगाया, आपने भी लगाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। फायदा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जितना फोर्स आपने लगाया था उतना तो मैंने खुद लगा दिया, वो भी ठीक अपोजिट, ठीक उल्टा लगा दिया मैंने। इसका मतलब क्या हुआ, ना आप जीते, ना हम जीते, ना हमें कुछ मिला ना तुमको कुछ मिला, और ये बॉक्स भाई ऐसे ही रखा रहा, हमारे फोर्स लगाने के बाद भी और तुम्हारे फोर्स लगाने के बाद भी। तो यहाँ पे आता है कि 10 लगा है ठीक है, लेकिन 10 लगे हैं हुए हैं अपोजिट, तो अब लगे अपोजिट तो दोनों मिलकर नेट क्या जीरो आ जाएगा। तो आप ये सीखोगे अच्छी तरीके से कि नल वेक्टर कभी भी अकेला वेक्टर नहीं होता। हम बोले कि मैंने फोर्स लगा रखा है 0 न्यूटन, इसका मतलब साफ है कि मैंने कुछ फोर्स नहीं लगा रखा, मैं कोई काम ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप यही बोलोगे मुझसे, लेकिन मैंने लगा रखा नहीं यार, मैंने तो फोर्स लगा रखा था 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन अगर लगाया तो कोई काम क्यों नहीं हुआ, कुछ तो काम होना चाहिए था भाई, बॉडी आगे बढ़नी चाहिए थी। हुआ इसलिए नहीं क्योंकि भैया पीछे भी कोई दूसरा आदमी खड़ा था, वो भी तो 50 लगा लगा के बैठा हुआ था, वो भी 50 से खींच रहा था, ये बुला रहा था, हम भी 50 से खींच रहे हैं बुला रहा है। तो हुआ क्या कि मेरे 50 लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके 50 न्यूटन के फोर्स ने मेरे 50 को खत्म कर दिया। अब मेरे 50 ने उसके 50 को खत्म कर दिया, जीरो हो गया। तो ना उसका कुछ हुआ ना मेरा कुछ हुआ, दोनों में से किसी को कुछ नहीं मिला। और आप ये बोलो अपनी साइंस की लैंग्वेज में कि दोनों फोर्सेस लगे हैं अपोजिट, बिल्कुल बराबर हैं, इसलिए दोनों फोर्सेस का नेट फोर्स जीरो आ गया। ठीक, यहाँ मैंने आपको सिखाया था कल के डेट अपने लेक्चर में कि वेक्टर के चैप्टर में भाई 5 + 5 0 होता है। ठीक है, तो 5 + 5 0 कैसे होता है, इसीलिए तो जीरो होता है, क्योंकि आपका 5 या आपका जो 10 है, या मान लो आपका 5 फोर्स है, मेरा भी 5 फोर्स है, दोनों अपोजिट लगे हुए, ये 10 और 10, 10 + 10 बराबर 0। तो आप बोलोगे नहीं यार 20 पढ़ा था हमने, तो 20 पढ़ा था हमने अलजेब्रा में, आप 20 पढ़ रहे दैट इज इन सिंपल मैथमेटिक्स, ये तो वेक्टर चल रहा है ना। जब वेक्टर की बात आती है, वेक्टर का हमको जोड़ना होता है एडिशन, तो वहां पे उनकी वैल्यू के साथ साथ उनकी डायरेक्शन वो भी मैटर करती है। डायरेक्शन मतलब कि फोर्स कहाँ लगा है, आगे लगा है पीछे लगा है, तो दोनों में से कोई नहीं जीते। आगे लगा रखा है, मैंने भी आगे लगा दिया 10, तो भाई मेरा 10 और तुम्हारा 10 क्या हो गया एक ही तरफ। अब थोड़ा झगड़ा करेंगे, अब तो मिलके काम करेंगे, अब तो 10 और 10 मिलके क्या हो जाएगा 20। तो आप बोलोगे ठीक है अब तो आंसर 20 आएगा इसका। तो अब 10 + 10 क्या 20 होगी, पहले तो मैं जीरो पढ़ा रहा था, तो मैं जीरो भी पढ़ाऊंगा आपको, मैं 20 भी पढ़ाऊंगा आपको, और मैं ये भी पढ़ाऊंगा कि 10 + 10 10 होता है, ऐसा होता है। तो 10 + 10 क्या क्या हो सकता है,
वो डिपेंड करेगा तीन बातों के ऊपर। पहला, पहले वेक्टर की वैल्यू क्या है, दूसरा दूसरे वेक्टर की वैल्यू क्या है, और तीसरा कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है। ये बड़ा ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल हम इस बात की कहानी, इसको एक और लिख लीजिए अब इसको, कि नल जीरो वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोल देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नल वेक्टर, ठीक है, इतना आता है। अब इसके बारे में मुझे आपको लिखाना है, ठीक है। मैं कुछ बोलता हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए मेरे साथ में, ठीक है। ये यही खुद बहुत, यही बहुत बड़ा है, ये कुछ ना इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, अभी बाकी का नंबर ही नहीं आने वाला है। A vector whose magnitude is 0, ठीक है, and direction is undefined, is called a null vector or जीरो वेक्टर, ठीक है। इतना, इसमें बात और भी आती है इसमें कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स लिखिए 1, इसके बारे में, ठीक है। फर्स्ट नंबर लिखिए, पहला नंबर, कि a single vector, a single vector can never be a null vector, a null vector, ठीक है। इसी में लिखेंगे, इसी के सामने, always the combination of two or more than two vectors, ठीक है। इसे लिखिए ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, या यू कैन से रिजल्टेंट लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं लिखना है कॉम्बिनेशन, यू कैन आल्सो राइट ऑलवेज द रिजल्टेंट ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं, टू और मोर देन टू वेक्टर्स इज अ नल वेक्टर, ठीक है। ठीक है, इसमें देखिए पहला बात, इसी में लिख सकते हैं इसमें, कि सेकंड नंबर कि अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है, मतलब विलेन बराबर रखिए और डायरेक्शन में अपोजिट है, ठीक है, टू वेक्टर्स, ठीक है, इक्वल in magnitude and opposite in direction gives a null vector,
ठीक है, इतना लिखिए और यहाँ दिखा दीजिए कि भाई ये मैंने बॉक्स बना रखा है इस तरीके से आपके सामने, इसमें लगा है फोर्स F1, ये लगा है फोर्स क्या है F2, ठीक है, दिख रहा है, और दोनों फोर्स बराबर ही रखे हैं। अब कहेंगे यहाँ पे F1 प्लस F2 बराबर क्या 0। अब 0 के ऊपर मैं एरो लगाऊंगा, देखिए इसलिए लगाऊंगा क्योंकि ये 0 मीन्स क्या होता है, जीरो वेक्टर। तो अगर आपका वेक्टर है तो जाहिर सी बात है कि इसकी डायरेक्शन होगी, ये आपका वेक्टर होगा। तो अगर ये वेक्टर है तो क्यों ना भाई इसके ऊपर डायरेक्शन एरो लगा दिया जाए। और ये बात मैंडेटरी होती है कि अगर कोई भी मेंबर एक वेक्टर है तो उसके ऊपर एरो लगता है, ठीक। अगर आपको किसी के ऊपर एरो नहीं लगाया, इसका मतलब इसके इसके दो मतलब है, या तो वेक्टर नहीं है पहली बात, और या तो आप उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिख रहे हैं, ठीक, आप डायरेक्शन नहीं लिख रहे हैं। जैसे मैंने बोला फोर्स आपका हुआ है, मैंने बोला फोर्स आपको 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन है, बस इसमें आपको क्या मिलती है इन्फॉर्मेशन, इतनी ही ना कि वैल्यू 10 न्यूटन है। बाकी मैंने तो अभी तक आपको ये बोला ही नहीं कि भाई फोर्स लगा कहाँ पे, मतलब मैं डायरेक्शन अभी नहीं बताई हुई है। तो अभी आपको जो मैं दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन वो दे रहा हूँ ओनली अबाउट वैल्यू, ओनली अबाउट मैग्नीट्यूड। उसकी वैल्यू क्या है बस मैं आपको यही बता रहा हूँ। ये तो मैंने बोला ही नहीं कि फोर्स आगे लगाया है, पीछे लगाया, ऊपर लगाया, नीचे लगाया, ये तो बात अभी बाकी रह गई। तो जब तक अगर हम दोनों बातें पूरी नहीं कर लेते हैं, मतलब कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तब तक हमारा वेक्टर की इंफॉर्मेशन पूरी नहीं मानी जाती। ठीक, ध्यान रखिएगा, हमको दोनों बातें बतानी पड़ेगी। पहली बात की वैल्यू कितनी है, और दूसरी बात कि ये वेक्टर की क्या है डायरेक्शन, आगे पीछे ऊपर जो भी हो, आपको पता है 10 डायरेक्शन होती है, तो उनमें से कोई भी एक होगी भाई इनमें से, इतना रहता है। एक्सक्यूज मी सर, सर वो जो उधर इक्वेशन लिखा है F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0, उसमें उसमें F1 की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट जा रही है सर, तो F2 की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट क्यों नहीं लिखा है, मतलब वो अपोजिट जा रहे हैं ना एक दूसरे के। मतलब आप बोल रहे हैं कि इसको मैं ऐसे लिख दिया, ऐसे ये यस सर, F2 तो ऐसे जा रहा है ना। एक्चुअली होता क्या है, ये ऐसे नहीं लिखना है जैसे लिखा था पहले, वैसे ही लिखना है वो। तो इसके ऊपर जो ऐसे लिखा है ना, इसका इससे मतलब नहीं है कि वो पीछे भाग रहा है। ये जो एरो है, एरो लिखा इसलिए आता है क्योंकि F2 वेक्टर है। F2 क्या है, वेक्टर है। मान लो फोर्स से ऊपर जा रहा है, अगर आप बोलेंगे कि हाँ भाई ये ऊपर लगा है ए, तो भी मैं इसको ऐसे पढ़ाऊंगा। तो अगर मैंने ए के ऊपर एरो लिखा है, तो एरो का मतलब ये है कि ये वेक्टर है। ये कौन है, वेक्टर है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये जहां जा रहा है मैं वहां एरो दिखा दूंगा आपको, ऐसा नहीं। मैंने एक ऊपर लगा रखा है एरो, इसका मतलब साफ है कि ये वेक्टर है। अब ये जहां जा रहा होगा मैं उसको यहाँ पे ड्राइंग करूंगा कि हाँ भाई मैंने ऊपर बना रखा है, ठीक है। तो ये बात तो नहीं होगी यहाँ पे, एरो यहाँ लगेगा, एरो यहाँ लगेगा। एरो का मतलब बस इतना ही है कि ये वेक्टर है, ठीक है। बाकी ये पीछे आ रहा है इसलिए हम एरो पीछे लगाएं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वेक्टर कहीं भी जाए, कहीं भी जाए, आपको लिखना ऐसे ही पड़ेगा। समझ गए बात। अगर ये नीचे आएगा, सपोज बी नीचे यस आएगा, सर। तो भी हम इसके ऊपर एरो ऐसे ही लगाएंगे कि हाँ भाई बी कौन है, बी के ऊपर एरो, मतलब आप समझ गए बी वेक्टर है, आप समझ गए ए वेक्टर है, ठीक है। अभी कहाँ जा रहा है, नीचे ऊपर, उसके लिए डायग्राम बताइए ना, या फिर उसमें वो कुछ और लिखिए ना। अभी हम ये भी बताएंगे कि जैसे आप जानते हो ना ऐसे कि एक्स है, ये वाई है, तो ये क्या, ये माइनस वाई होगा ना। तो माइनस वाई क्या होता है भाई, नेगेटिव। प्लस वाई क्या होता है, पॉजिटिव। एक्स क्या होता है, प्लस एक्स, इधर माइनस एक्स आता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हमारा वेक्टर आएगा तो हम इसके ऊपर कुछ सिंबल लगाएंगे, तो वो सिंबल अभी आपको थोड़ा आगे जाने पर मिलेगा, ठीक है। अभी क्या है कि अभी आपको चल रहा है इंट्रोडक्शन, ठीक है, पढ़ते आइए। यस सर, थैंक यू सर। ओके, आगे चलते हैं भाई, आगे हमारी बात पूरी खत्म कहाँ हुई है। अब ये बात बताओ कि यार मान लो दो लोग नहीं, तीन लोग आ गए हमारे सामने, तीन लोग झगड़ा करने के लिए चले आए। एक कोई बीच में रखा था एक गिफ्ट बॉक्स,
वो हमको भी चाहिए, वो तुमको भी चाहिए, और वो किसी और को भी चाहिए, मतलब तीसरा आदमी भी आ गया झगड़ा करने के लिए, तो वो भी अभी तक खींचेगा, मैं भी खींचूंगा, तुम भी खींचोगे, तो इसका मतलब कि उस बॉक्स के ऊपर लगने लगे अब 3 फोर्सेस। कितने लगने लगे? 3 फोर्स लगने लगे। लेकिन 3 फोर्स लगने के बावजूद वो बॉक्स कहीं नहीं जाता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि भाई तीनों फोर्सेस का नेट फोर्स 0 आ रहा है। अगर कोई बहुत ताकतवर है, बहुत बाहुबली टाइप का है, बहुत एकदम एनर्जी बहुत ज्यादा है उसके अंदर, तो वो जीत जाएगा। तो वो जो तीसरा होगा वो भाई हमको तुमको दोनों को हरा देगा और वो अपना बॉक्स को खींच के ले जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब साफ है कि तीनों वेक्टर या तीनों फोर्सेस का नेट फोर्स 0 है। ठीक है, ऐसे केस में यहाँ मैंने बोला है क्या बोला है? इक्वल बोला है, इक्वल। देखिए अगर किसी बॉडी में 2 फोर्स लगे हैं और 2 फोर्स लगने के बाद 0 आ रहा है, इसका मतलब साफ है कि जितने तुम बड़े हो उतने हम बड़े हैं। ना तुम कम हो ना हम कम है। हमारी वैल्यू 10 है तो तुम्हारी भी 10 से कम कहाँ है? तभी भाई हम एक दूसरे को हरा पाएंगे। अगर हम 8 हो गए तो मैं हार जाऊंगा, आप जीत जाएंगे। तो अगर 2 लोग हैं और दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं और कोई नहीं जीत रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना कि दोनों बराबर हैं और दोनों अगेंस्ट है। अगर कोई भी एक कम पड़ गया तो वो हार जाएगा। तो अगर 2 फोर्स लगे और दोनों मिलकर 0 आता है, इसका यही मतलब है कि दोनों आपस में बराबर हैं लेकिन अपोजिट है, अगेंस्ट है। ठीक है, 3 के केस में ऐसा नहीं होता। 3 के केस में होगा कि भाई मान लो कि किसी बॉडी में 3 फोर्स लगे, आपकी वैल्यू है 10, मेरी है 15, किसी की सपोज 17 है, तो हो सकता है कि भाई नेट 0 आ जाए, क्योंकि वहां पे मुझे केवल तुमसे झगड़ा नहीं करना, मुझे झगड़ा करना है किसी तीसरे वाले से भी। तो मैं क्या सोचूंगा, जितना ये दोनों मिलके कर रहे हैं उतना मैं अकेले कर रहा हूँ, तभी तो मैं तुमको भी हरा पा रहा हूँ, उसको भी हरा पा रहा हूँ। और ये बात सब पे लागू हो रही है, आप पे भी लागू हो रही है कि आप हमको नहीं हरा रहे, आप हमको और जो तीसरा बॉडी, हम और तीसरा दोनों मिलके जो काम करेंगे उतना आप कर रहे हो अकेले, इसलिए आप हम दोनों को हरा पा रहे हो। ये इसका मीनिंग आ जाता है। तो यहाँ पे होता है कि अगर 3 वेक्टर होते हैं आपस में, 3 वेक्टर होते हैं, ठीक है, और 3 वेक्टर्स का नेट आंसर 0 आता है, नेट आंसर 0 आता है, इसका मतलब ये होगा कि तीनों वेक्टर्स, एक का नाम होगा पी, एक का नाम होगा क्यू, एक का नाम होगा आर, या एक का नाम होगा ए, एक का नाम होगा बी, एक का नाम होगा सी, जो नाम आपको अच्छे लगते रख दीजिएगा। तीनों वेक्टर का नेट फोर्स 0 आता है, पहली बात। और दूसरी बात ये आती है कि तीनों वेक्टर आपस में बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बराबर होंगे, ऐसा नहीं कि बराबर नहीं होंगे, दोनों बातें हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक, फिर अगली बात आएगी उनके बीच का एंगल, जो मैं भी आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ठीक, देखिए 3rd नंबर यहाँ लिखता हूँ मैं, 3rd नंबर यानी कि 3rd नंबर, if three vectors, if the resultant of, ऐसे लिख सकते हैं आप, कितने 3 vectors is a null vector, then these 3 vectors may be or may not be, may be or may not be equal to each other. अब बोलेंगे मान लीजिए एक यहाँ लगा है, देखिए एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है,
तो ये बीच में कोई बॉक्स है जो आपको रखा हो, तो बॉक्स बीच में एक फोर्स क्या था, इसका नाम था सपोज P, इसका नाम क्या था Q, इसका नाम क्या था R, बीच में रखा है कोई ऑब्जेक्ट। अब होता क्या है कि P और Q मिलके जो काम करते हैं उतना R अकेले कर देता है। इसका मतलब यही हुआ कि R ने अकेले ही P और Q को हरा दिया। अब दूसरी बात सुनिए, जितना काम P और R मिलके करते हैं उतना काम Q अकेले कर देता है। इसका मतलब है कि Q ने अकेले ही P और R को हरा दिया। अब तीसरी बात आती है, जितना काम R और Q करते हैं मिलके उतना काम P अकेले कर देता है। तो हम बोलेंगे कि P ने अकेले ही R और Q को हरा दिया और कोई नहीं जीता, कुछ हुआ ही नहीं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका हम लिखेंगे यहाँ पे कि वेक्टर P Q R बराबर क्या होगा, 0। इतना एंगल, ये जो एंगल मान लो एंगल है आपको, ये एंगल आपका आता है अल्फा, ये एंगल आपका आता है बीटा और ये एंगल आपका आता है गामा। दिख रहा है आपको तीनों एंगल ये। हाँ एक बात ये आती है, सब आपको पढ़ाने के लिए बोली जाती है कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होती है, और यहीं से आपकी शुरू होती है लामीज थ्योरम। एक थ्योरम मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, उसका नाम होता है लामीज थ्योरम, LAMI, लामीज थ्योरम, ठीक है बोलते हैं। तो वो भी आपको लिखेगा, मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल यहाँ तीन एंगल दिख रहे हैं, अल्फा बीटा गामा को सामने डायग्राम में दिख रहा हूँ। अल्फा कौन है, P के अपोजिट, ऐसा बोलिएगा P के अपोजिट। बीटा कौन है, Q के अपोजिट। और गामा कौन है, R के अपोजिट। ऐसा इसका समझाया जाता है, मीनिंग बोलता हूँ। तो यहां से होता है ये, देखिए कि इफ P नॉट इक्वल टू Q नॉट इक्वल टू R, देन अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। अगर P Q R बराबर नहीं है, जैसे आपसे बोला गया ये 5 है, ये 6 है, 7 है, तो बराबर है, बराबर बिल्कुल नहीं है। तो अल्फा बीटा गामा भी बराबर नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इफ P बराबर Q बराबर R, देन अल्फा इक्वल टू क्या हो, 60 डिग्री ईच, नहीं 60 नहीं आएगा, 120 आएगा। कितना आएगा, 120 डिग्री ईच, ठीक। आर यू क्लियर दिस थिंग, सबको समझ के बाद बताइए अच्छी तरीके से। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 120 कैसे आ गया है, कौन बताएगा मुझे, सर मैं बता सकता है कोई, बताइए 120 कहां से आ गया, Sir, कौन because बताएगा। those three are equal, so there will be a 1/3 division of 360. So 1/3 of 360 is 120. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कौन है भाई, किसने बताया आंसर, Sir, Gayatri. गायत्री जी, वेरी गुड आंसर आपने जो दिया। बाकी लोगों ने Thank you, भी sir. सुना इस आंसर को, देखिए ध्यान से। अब मेरी बात सुनिए, ये पूरा 360 होता है, पूरा होता है 360 होता है। हमने 360 के 3 बराबर हिस्से कर दिए, तो आप बोलोगे 360 के 3 बराबर तो अपॉन 3 करो, तो 120 120 120 आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 120 120 करके मैं करूंगा, तो मेरा अपने आप ही 360 बन जाएगा। तो फ्रॉम हियर यू कैन से कि हाँ भाई ऐसा हो, ठीक है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा, ठीक है। अगर बराबर नहीं है, एंगल बराबर नहीं है, सॉरी ये वेक्टर बराबर नहीं है, तो एंगल भी बराबर नहीं है। हाँ मान लो कि दो बराबर है, P बराबर है, Q बराबर है, R डिफरेंट है, ये 10 है, ये 10 है, ये 15 है, ठीक है। देखिए ये इसके बराबर है, तो P का अपोजिट अल्फा, Q के अपोजिट बीटा के बराबर है। ये भी लिख लीजिए चाहे तो इसमें कि इफ P बराबर Q नॉट इक्वल टू R, देन अल्फा इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। मुझको वैल्यू नहीं पता चल पाएगी, ठीक है।
पर ये पता होगा कि भाई अल्फा बीटा गामा 3 एंगल आ जाते हैं इसमें, ठीक है। इतना हो गया, आगे चलते हैं। इतना होने के बाद में आगे कौन सी कहानी शुरू होती है हमारी। जब हमारा ये इतना काम खत्म हो जाएगा तो मैंने आपको पढ़ाऊंगा एक, मैंने भैया आपको कहा लामी थ्योरम पढ़ानी होती है। तो हियर एक लामी थ्योरम आती है, आप बोलते हैं लामी थ्योरम। देखिए लामी थ्योरम तभी पढ़ाई जाती है आपको जब 3 फोर्स लगे हों। कितने फोर्स लगे हों, शर्त होती है यहाँ पे लामी थ्योरम की कि 3 फोर्स होने चाहिए और तीनों फोर्सेस का नेट 0 होना चाहिए। 4 फोर्स हैं, 4 फोर्स का नेट 0 है, लामी थ्योरम नहीं लगा सकते, ठीक है। शर्त होती है कि 3 फोर्स हो और तीनों फोर्स का नेट क्या हो जाए 0। अगर ऐसा हो गया तो ये भाई काम करेगी, ठीक है। काम कैसे करेगी वो देखिए। थ्री वेक्टर्स और नेट कितना आएगा 0, जैसा कि आप बना रखा है मैंने। तो इसका आंसर आता है, देखिए नियम क्या होता है, कोई भी एक वेक्टर, मतलब P ले लो, Q ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी एक वेक्टर अपॉन, अपॉन क्या होता है बाकी 2 वेक्टर। बाकी 2 कौन है, अगर मैंने P लिया तो बाकी 2 कौन से बचे बताइए। अगर मैंने बोला P तो बाकी 2 क्या बचा, सर Q and R. उनके बीच का एंगल। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन Q एंड R, बताइए। व्हाट इज द एंगल बिटवीन Q एंड R, कितना एंगल लिखा है मैंने डायग्राम में, अल्फा। अल्फा लिखा है। क्या लिखा हुआ है अल्फा। आप बोलो मेरे साथ में, कोई भी एक, नियम कैसा होता है, कोई भी एक अपॉन बाकी 2 के बीच का एंगल इक्वल टू दूसरा। मान लो मैंने Q ले लिया तो हम बोलेंगे Q अपॉन बाकी 2 के बीच का एंगल। अगर आप Q पकड़ोगे तो बाकी 2 क्या बचे P और R। अगर आप पकड़ोगे R तो बाकी क्या बचा P और Q, ऐसे बोल दीजिएगा इसमें उनके बीच का एंगल। तो नियम आता है ये कि P अपॉन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत हद तक आपका लामी उससे एक पढ़ा था ना साइन रूल, याद होगा वो साइन रूल पढ़ाया गया था मैंने। P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन, ये होता है, ठीक है। ये आपको याद आएगा, आपको आपने शायद पहले पढ़ा होगा साइन रूल। साइन रूल मैंने ऐसे ही कुछ पढ़ाया था, याद है साइन रूल। मैंने 2 नियम पढ़ाए थे, एक साइन था एक कोसाइन नियम था। कुछ याद है लोगों को, आप लोगों को बच्चों को। यस Yes. सर। एक साइन था एक कोसाइन था, है ना। मैंने कहा था साइन रूल ये होता है, कोसाइन रूल। कोसाइन भाई किसको किसको याद है बताओ, कोसाइन रूल याद है आप लोगों को। मैंने कोसाइन रूल पढ़ाया था ऐसे, बताओ इसमें कौन बताएगा। यहाँ लिखा था ए, ये लिखा है ए, ये लिखा है बी, ये लिखा है सी। तो ये बी लिखा है, ये सी लिखा है। कॉस ए क्या होता है, क्या सिखाया था मैंने आपको, Sir, A square plus B कोसाइन रूल। square minus C square by 2AB. कॉस ए भूषा में कॉस ए पी मैंने स्क्वायर सिखाया प्लस था सी अगल स्क्वायर बगल का। Sorry, sir, B square plus माइनस ए C स्क्वायर square अपॉन minus 2 A बी। square upon नहीं 2BC. नहीं भाई ऐसा नहीं सिखाया था, मैंने सिखाया था। हाँ मैंने सिखाया था। हाँ बोलो बोलो कौन बोल रहा है। मैंने सिखाया था अगल बगल का स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर, ये सिखाया था मैंने। तो अगर आप कॉस ए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बोलो। स्क्वायर अपॉन 2bc। B square plus C square हाँ, minus स्क्वायर A प्लस square by 2BC. आपको बोलना सही बोल रहे हैं आप लोग जो है इसमें, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगल बगल का स्क्वायर माइनस कौन सामने वाले का स्क्वायर ए स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 अगल बगल, तो 2bc आ जाएगा। तो ऐसे बन जाएगा इसमें। तो ये आपको वहां सिखाया गया था। तो ये सब चीजें भाई छोटी मोटी चीजें जो आपको याद रहेंगी तो आपको मजा आएगा दोबारा पढ़ने में समझने में, और आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो ये यहाँ तक इसका हो गया कि भाई ऐसा होता है, ठीक है। इसके अलावा एक बात और भी होती है, ये बात तो ध्यान रखिएगा कि इस केस में जो आपके ये आते हैं 2 वेक्टर, ठीक है, बोथ आर कोलिनियर। इसका मीनिंग होता है कि एक ही लाइन पर, एक ही एक्सिस पर
यहाँ क्या होता है, यहाँ तो 3 फोर्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं को प्लानर, मतलब कि एक ही प्लेन पर एक ही प्लेन होगा। एक फोर्स यहाँ लगा है, एक फोर्स यहाँ लगा है, एक फोर्स यहाँ लगा है। अब मैं बोल दूं भाई एक फोर्स यहाँ लगा है, एक फोर्स यहाँ लगा है, एक फोर्स ये लगा है, ऊपर भाग गया, तो 3 फोर्स तो हैं, लेकिन ये 3 फोर्स को प्लानर नहीं है, एक ही प्लेन पर नहीं है। अगर आपके 3 फोर्सेस एक ही प्लेन पर हैं तभी कुछ हो सकता है, अगर एक प्लेन पर नहीं है तो उनका नेट कभी भी 0 नहीं आएगा, समझे? तुम वहां खींच रहे हो, हम यहाँ खींच रहे हैं, वो यहाँ खींच रहा है, इस तरीके से, तो 3 फोर्स भाई अलग अलग दिशा में काम कर रहा है, एक प्लेन पर है ही नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो तीनों का नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं आता। ये शर्त होती है कि हाँ भाई दिस शुड बी कोप्लानर। आपके एग्जाम में पूछेगा कि बताइए फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑन अ प्लेन टू गेट 0 वेक्टर, या वो कहेगा फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लानर वेक्टर्स टू गेट अ नल वेक्टर, तो आप बोलोगे 3। क्या बोलोगे? 3। अब वो पूछेगा फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस ऑन अ सेम एक्सिस टू गेट 0 वेक्टर, तो आंसर आएगा 2। कितना आएगा? 2। कि 2 फोर्स लगे हो, एक आगे लगा एक पिछला हो, तभी तो 0 आ सकता है इसमें। इसमें लिखिए चौथा। एक्सक्यूज मी हो सर, गया? अरे बोलिए। sir, for minimum number of vectors on coplanar, then it can be 2 also, no? Because F1 and F2 are on the same plane. वो सेम प्लेन नहीं होगा, वो सेम लाइन बन जाएगी, ठीक है, वो एक ही लाइन पे आ जाएगा। आपका एक प्लेन मतलब क्या होता है कि हमको दिखाई देगी तुम यहाँ पे हो, तुम यहाँ पे हो, ठीक है, इस तरह से। अगर आप एक ही प्लेन पर रहेंगे, दो सोचेंगे, तो उन दोनों का आपस में अपोजिट होना बहुत जरूरी है। मान लो कि तुम किसी को यहाँ खींच रहे हो, हम किसी को यहाँ खींच रहे हैं, 2 फोर्स हो गए, दोनों एक ही प्लेन पर हैं, पर क्या नेट 0 आएगा? कभी नहीं आएगा। तुम यहाँ बुला रहे हो, हम यहाँ बुला रहे हैं, वो तो वहां चला जाएगा, आंसर नहीं आएगा। तो जरूरी है भाई, अगर आप चाहते हैं तो एक आगे लगे तो दूसरा पीछे लगे, तभी तो एक दूसरे को हरा पाएगा। अगर वो एक ही लाइन पे हो गए, एक आगे एक पीछे, तो उसको बोलेंगे कोलीनियर, मतलब ये एक प्लेन पर नहीं है बल्कि एक लाइन पर। कोलीनियर मतलब कि एक ही लाइन पर एक आगे और एक पीछे, इसलिए 2 बोलेंगे, 3 वो प्लेन पर नहीं आएगा। समझ गया? Yes, sir. Thank you, sir. आगे चले, हम लोग क्या करें भैया, आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। तो ये तो इसकी बात हो गई। हम लोग अगली बात करते हैं कि हमको पढ़ना है आगे, एक और बात पढ़नी है कि मान लो 3 से ज्यादा वेक्टर हो गए, 4 हो गए, 4 से ज्यादा तो पढ़ाना नहीं है हमको, इसमें ना आता है। तो 4 वेक्टर जो होते हैं तो वो एक स्पेस में हो सकते हैं। तो इफ वी आर हैविंग 4 वेक्टर्स, कितने? 4 वेक्टर्स, ये तीसरा चौथा नंबर, ये इन अ स्पेस मतलब कि 3D आ गया, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स टू गेट R4, ठीक है। देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इसको यहाँ खींच रहा है, कोई यहाँ खींच रहा है, और कोई यहाँ खींच रहा है, और कोई इसको ऊपर खींच रहा है। तो आप कहेंगे देखिए एक फोर्स यहाँ पर आ गया, एक आ गया, इसका नाम हो गया ए, या पी नाम लिखते हैं, पी भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, पी लिख दीजिए, पी नाम है, इसका क्यू नाम है, इसका आर नाम है, पी क्यू आर एस आता है, एस नाम हो गया, एस हो गया। तो हमने कहा किसी बॉडी के ऊपर आपके 4 फोर्स लगे, कितने फोर्स लगे? 4 फोर्स लगे, ए बी पी क्यू आर, ठीक। तो आएगा इसका आंसर पी प्लस क्यू आर,
0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, ये इसका मीनिंग है दोस्तों। अब इसमें एंगल जो इसमें लिखा था, एंगल सब एंगल पढ़ाई जाती है, ये एंगल मुझको इसमें डिफाइन नहीं होते, मतलब ये एंगल कुछ भी हो सकते हैं। हमको एंगल पर ना कोई पूछेगा ना कोई कुछ बारे में बात करेगा, हमको 4 वाला पूछेगा। हाँ, इसमें पॉइंट लिखवा देता हूँ मैं। सर मतलब हियर डायरेक्शन नहीं होगे ना? डायरेक्शन होगा ना, पर डायरेक्शन कहाँ पे है और उनके बीच का एंगल क्या है, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला है। हम 4 तक नहीं जाने वाले हैं। ज्यादा ज्यादा अगर हमसे कोई पूछेगा वेक्टर के रिजल्टेंट के बारे में तो 3 पूछेगा, क्योंकि इस केस में आपका जो क्वेश्चन बन जाएगा वो बन जाएगा 3D। और 3D के केस में हमको सॉल्व करना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको डायरेक्शनल कोसाइंस और बाकी और भी कई चीजें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, और उतना पढ़ने के बाद भी वो जल्दी से हो नहीं पाता, क्योंकि 3D मतलब कि हम एकदम फुल लेंथ में आ चुके हैं कि अब सब कुछ हमको बताना पड़ेगा। और इसमें इन केस में एंगल बताना इतना आसान नहीं होता है। जब तक आप किसी, देखिए अगर आप किसी प्लेन पर है ना, प्लेन जैसे आपने यहाँ बोला था ना 360 बोला था किसी ने, अभी 360 होता है, तो 360 आपको पता है ना कि हाँ भाई 360 क्यों भाई, एक प्लेन पर है। अगर एक प्लेन पर है तो पूरा क्या 360 होगा। अगर यही आपका एक स्पेस पर होता तो हम एंगल बता पाते? कभी नहीं बता पाते। ये जा रहा है, ये जा रहा है P, ये जा रहा है Q, ये जा रहा है R, ऐसे आ रहा है। अब ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, थोड़ा ना हमको इतनी मिलने वाला, नाम पता कर पाएंगे इसका। इसलिए ये सब चीजें अब आपके एग्जाम में नहीं, आपके एग्जाम में बस इतना आ सकता है कि मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर इन स्पेस, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन स्पेस टू गेट नल वेक्टर, तो आंसर आएगा 4। इतना याद रखिएगा, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे मैं यहाँ लिखा रहा हूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑन अ प्लेन, मतलब कोप्लैनर, टू गेट नल वेक्टर, आंसर आएगा 3। कितना? 3। प्लेन पे होगा तो कम से कम 3 लगने चाहिए। और एक और आएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन अ लाइन, मतलब कि एक एक्सिस पर, आंसर आएगा 2। कम से कम 2 तो होने चाहिए। ठीक है, ये लिखिए, ये पूछेगा आपसे मिनिमम number of vectors on a plane to get लिखिए इसके बारे में। चलिए, सबको समझ आ गया इतना? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, यहाँ तक रखिए। ठीक है, क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा चैप्टर जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। टुडे आई टॉट यू ओनली 1 वेक्टर। क्या पढ़ाया? 0 वेक्टर पढ़ाया। अभी मैंने कुछ और पढ़ाया भी नहीं पाया। अब मैं पढ़ाऊंगा इसके आगे लाइक, अनलाइक और बाकी इक्वल, नॉन इक्वल, नेगेटिव, अपोज, बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं जो आपका एक एक करके आगे चलता रहेगा। ठीक, यहाँ तक सबको समझ आ गया इतना? ये बताओ सब बच्चा, इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. आप कल परसों जब भी क्लास होगी तो भाई मैं सबसे पूछूंगा कि ये कितने कितने होते हैं, आपको याद होना चाहिए। 3 होते हैं कि 2 होते हैं कि 4 होते हैं, कितने होते हैं? ठीक है, ध्यान से अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, अपनी कॉपी में सबने लिखा ही होगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और मुझको अगले लेक्चर में सबके मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, मैं किसी से पूछूंगा, मुझे बताइए। ठीक है, चलिए बाय।